नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम लोग बात करेंगे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जैसे आईआरएफसी का आईपीओ आ रहा है। तो आईआरएफसी एक एनबीएफसी है, फाइनेंशियल कंपनी है। बस गवर्नमेंट का पीएसयू है, इसलिए बाकी सभी से उसको अलग देखा जाएगा, क्योंकि रिस्क उसमें सॉवरेन का ये है। तो वो तो बात ही नहीं है। पर उस पे आने के पहले उसके भी एक दो पॉइंट आज हम देखेंगे। पर उससे पहले कुछ बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बहुत से लोग बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करते हैं या बैंक्स के बारे में पूछते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि पीएसयू बैंक्स के स्टॉक ले लो, या पीएसयूज के स्टॉक्स ले लो अभी अगर डाइवेस्टमेंट और आते हैं। तो जनरली पीएसयू ने या पीएसयू बैंक्स ने कैसा परफॉर्म किया या आगे चल के क्या होने की संभावना है, इसके ऊपर आज का ये बेयर्स एंड बुल्स रहेगा। आरबीआई का रिपोर्ट है जो हम स्टैंडर्ड मानेंगे, और उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के रखें, एकदम वेरी स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, पेज नंबर 6, और ये हम एक एक लिखते जाएंगे और फिर कहानी बनाएंगे पूरी। पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 1.8 ध्यान दीजिए, वो क्या बोल रहा है। वो ये पूरा सब लिखा है, अपने काम का ये है। Even which has brought down borrowing cost but has also compressed net interest rate margins of the banks, ड्राइविंग डाउन प्रॉफिटेबिलिटी। कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देख लीजिए क्या बोलना है उसका, कि बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गए, जिसके कारण बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। बाकी उसने पूरी कहानी दी है लंबी, कोविड के समय क्या हुआ क्या। अभी ये नहीं करना है आज के बेयर्स एंड बुल्स में, वो पूरा ऑब्जेक्टिव आज सिर्फ बैंकिंग सेक्टर। और आपको फिर उसमें से आप बैंकिंग सेक्टर पे बेयर हो या बुल हो, वो आप बाद में निकाल लेना। पर आरबीआई बोल रहा है कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, इतनी सटीक भाषा में आरबीआई ने यहाँ पे लिखा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम होने के कारण। चलो पहला पॉइंट ओवर। दूसरा पॉइंट पेज नंबर 9, ये यहाँ पे थोड़ा कर लेंगे, यानी आपको थोड़ा वो पूरा दिखेगा। पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 1.15, पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर ये 1.15 है। बैंक स्टॉक देखिए देखिए देखिए, पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, बाकी पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बैंक स्टॉक्स। कोविड है सिग्न बैंक स्टॉक यहाँ पे लिखा है सिर्फ इतना, बैंक स्टॉक। और फिर आगे पेज पे आना है, prices plummeted as the crisis unfolded and their subsequent recovery was subdued as they generally remained well below other global stock prices and also below their own pre-crisis level। आपको ये समझाने के लिए अपने पास एक चार्ट है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। आप देखिए आरबीआई क्या बोल रहा है। ये आपका कोविड का क्राइसिस आया, ये पर्पल वाली लाइन सेंसेक्स की है, और ये ब्लैक वाली लाइन बैंक निफ्टी की है। अभी आप देख सकते हो क्राइसिस के टाइम दोनों एक साथ नीचे टूटे, उसके बाद आप रिकवरी देखिए। बैंक निफ्टी ये बढ़ते 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 अब भी कहीं तो भी जाके प्री क्राइसिस लेवल पे आया है, आप देख सकते हो। अब भी कहीं तो भी जाके ये ब्लैक लाइन प्री क्राइसिस लेवल पे है। लेकिन सेंसेक्स ने या ब्रॉडर इंडेक्स अपने अपने पुराने लेवल को तोड़ दिया, और उसके बाद और कितना तो भी ऊपर हाई चले गया। यानी कि बैंक स्टॉक्स ये बाकी के स्टॉक्स के जैसे बिहेव नहीं करे। और वो ये जो आरबीआई का रिपोर्ट है, इसमें ये ग्लोबल बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। आप देख सकते हो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और यूएस बैंक और यूके बैंक और यूरोपियन बैंक। तो ग्लोबली भी ये हिंदुस्तान में जो हुआ है वही विश्व में हुआ है, कि बैंकों में तेजी नहीं देखी गई उस तरह की जिस तरह की बाकी के स्टॉक्स में देखी गई। अब फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है। बैंक स्टॉक्स प्राइसेस प्लमेटेड एज द क्राइसिस अनफोल्डेड। प्लमेटेड यानी बैंक स्टॉक टूट गए। एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवरी यानी बाद में होने वाला जो उछाल है, जो रिकवरी है, वो सबड्यूड थी यानी दबी हुई थी। एज दे जनरली रिमेन्ड वेल बिलो अदर ग्लोबल स्टॉक प्राइसेस। बाकी के स्टॉक प्राइसेस के तुलना में बैंकिंग स्टॉक्स की रिकवरी ये दबी थी, उनके भाव नीचे थे, ना कि सिर्फ बाकी के स्टॉक से, बट ऑल्सो बिलो देयर ओन प्री क्राइसिस लेवल।
उनकी खुद की जो प्री क्राइसिस की जो लेवल थी उसके भी कई दिनों तक ये नीचे नीचे थे, जबकि बाकी के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आ गई। हिंदुस्तान में भी वो बोल रहा है, और इसमें भी सिमिलरली प्राइस टू बुक रेशियोज ऑल्सो फेल। अच्छा, लेसर प्रॉफिटेबल बैंक्स कहाँ कहाँ पे देखो, यूरोप, जापान, दे फेल इवन फर्दर। तो कहने का मतलब है कि ये दूसरा पॉइंट उसमें बोला है कि बैंक स्टॉक्स, तो हम यहाँ से अपने काम का क्या है, प्लमेटेड एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवरी वॉज सबड्यूड, यानी स्टॉक प्राइजेस की पिटाई हुई और उसके बाद सभी की पिटाई हुई, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स वापस उस तरह से नहीं आए। पेज नंबर 13 आरबीआई क्या बोल रहा है, पेज नंबर 13 में बैंकों को लेकर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1.26, लार्ज गैप बिटवीन रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। और ये बॉन्ड मार्केट के इसके बारे में बोल रहा है कि आरबीआई ने यानी वो जो अब लॉकडाउन हो गया तो इनकम एक्सपेंडिचर तो बंद ही हो गए। अब इनकम एक्सपेंडिचर बंद होने के कारण, सॉरी, लॉकडाउन होने, इकोनॉमी बंद होने के कारण गवर्नमेंट की इनकम्स बंद हो गए, और इनकम बंद हो गए तो गवर्नमेंट को तो बोरोइंग पे लेना ही पड़ा, और बोरोइंग जब करता है आरबीआई या बैंक, तो बैंकों को वो सब बॉन्ड्स लेने पड़ते हैं, और इस बार ब्याज दरें सबसे नीचे हैं। तो जब जब आरबीआई बोरो कर रहा है तो वो बहुत कम ब्याज दर पे बोरो कर रहा है मार्केट से। सो दिस इज व्हाट इज दैट पॉइंट। पेज नंबर 18 पे क्या लिखा है, किधर गया पेज नंबर 18? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। पीएसयू, आईआरएफसी पीएसयू है और कई सारे पीएसयूज है। ऑफ कोर्स आईआरसीटीसी एक बहुत अच्छा पीएसयू रहा है, पर यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड ध्यान से दीजिए। ऑन बैलेंस शीट कंपनीज ग्रोन बैंकर डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट has 1.37। ये, हाँ, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट है, सॉरी। वो क्या बोल रहा है कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के बात है। गोइंग फॉरवर्ड द ऑन चार्ट 1.38 में वो क्या बोल रहा है कि टोटल एसेट्स, ये कंपनियों के टोटल एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं मार्च 17 से मार्च 20 तक, और टोटल डेट भी कंपनियों का बढ़ा है, यानी कंपनीज विच हैव टेकन लोन्स, दे हैव टेकन लोन्स एंड दे हैव इंक्रीज देयर एसेट्स, लेकिन फंडेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन ये नीचे आई है। कहने का क्या मतलब है, नीली लाइन बता रही है कि बैंकों का कर्जा, सॉरी, कंपनियों का कर्जा बढ़ा है, ऑरेंज लाइन बता रही है कि कर्जा लेकर कंपनियों ने एसेट बनाए, लेकिन ये वाली लाइन बता रही है कि कंपनियों ने कर्जा बैंकों से नहीं लिया, कंपनी ने कर्जा बैंकों से नहीं लिया। इवन एज बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, ध्यान देंगे, इवन एज बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर हैज़ डिक्लाइंड, यानी कि क्या मतलब है, कंपनियां बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं और से लोन ले रहे हैं। कहाँ से लोन ले रहे हैं? मनी मार्केट से, इधर से उधर से, और वो सारे पॉइंट्स हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स की अलग है और इसके कारण लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। पर ये तीसरा पॉइंट है कि कंपनियां लोन लेने के लिए बैंकों के पास नहीं जा रही है, कहीं और से, एनबीएफसीज बोलो, जो भी बोलो। तो ये तीसरा पॉइंट है आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए। 1.4 क्या है, पेज नंबर 20, 1.41। अपोज ये वाला जो चार्ट है, ये वाले चार्ट के बारे में वो बोल रहा है, 2-3 पॉइंट देखिए आईआरएफसी के बारे, नॉट आईआरएफसी, पीएसयू, उसके बारे में। क्रेडिट ग्रोथ इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज कंपैरेटिवली रिजिलियंट, रिजिलियंट यानी अच्छा था। हाउएवर वो क्या बोल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सीपीएसईज हैज़ फॉलन इन एन अदरवाइज
बुलिश मार्केट इम्प्लाइंग म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस अबाउट वैल्यू क्रिएशन थ्रू पीएसयू चैनल। ये हमने पहले भी बोला था और ये फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट पीएसयू से बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन की अपेक्षा नहीं कर रहा है। ये है आपका लोन, यानी कि पीएसयू को लोन, अब देखो लोन कौन दे रहा है? पीएसयू बैंक। लोन कहाँ जा रहा है? पीएसयू कंपनी को, यानी कि ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन जा रहा है। लेकिन अब लोन ले रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी अच्छी करनी चाहिए। गवर्नमेंट आई मीन लोन क्यों ले रहा है? लोन इसलिए थोड़ी ना लेंगे, खर्चा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए लोन लेंगे। तो ग्रोथ अगर कर रही है तो एम कैप बढ़ना चाहिए अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है तो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि पीएसयू बैंक से, आप जनरली प्राइवेट बैंक भी बोल दो, पर जनरली पीएसयू बैंक से पीएसयू में पैसा जा रहा है, नॉन बैंक है जो पीएसयू कंपनीज हैं, और बावजूद इसके पीएसयू का शेयर प्राइस नीचे 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 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होने की संभावना मार्केट को नहीं लग रही है। इनएफिशिएंसी होगी, रेशियोज होंगे, जो भी होंगे, पर यह आपको समझना चाहिए कि क्या आपने बैंकिंग शेयर्स या क्या आपने पीएसयू के शेयर्स खरीदने चाहिए। दोनों प्रश्न आपको ये डेटा देख के आपको ध्यान में आना चाहिए कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है आरबीआई। तो ऐसे ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कहाँ पे लोन, ये वाली लाइन देख, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये चार्ट पे ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट है कि इवन एज बैंकिंग सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, बैंक से पैसा नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है और कहाँ से ले रहा है, ये दोनों बात देखो। शार्प डिक्लाइन इन द मनी मार्केट रेट्स, ये जो चार्ट अगर आप देखेंगे इंडिया 3 मंथ एंड 10 ईयर, ये जो एकदम से शार्प डिक्लाइन हुआ है शॉर्ट टर्म रेट्स में, तो वो क्या बोल रहा है? शार्प डिक्लाइन इन मनी मार्केट रेट्स हैज ओपनड अप अ सिग्निफिकेंट वेज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड एंड द मार्केट रेट्स। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये सभी तीन महीने के लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, अगर आप 3 महीने का लोन बैंक से लेंगे तो उसका ब्याज दर आप देख सकते हो लगभग 7% के आसपास है। बैंक से लोन लेंगे तो उसका लगभग दर 7% के आसपास। लेकिन अगर आप सीपीसीडी टी बिल, यानी कि गवर्नमेंट या सीपीसीडी शॉर्ट टर्म मार्केट से अगर 3 महीने का लोन लेंगे तो वो आपको 3 या 4% पे मिलेगा। कोई क्यों लेगा बैंक से लोन? अगर आपको 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, आप 7% ब्याज देंगे या 3% ब्याज देंगे, जबकि पैसा मिल रहा है इतने आसानी से। तो ये तीनों चारों कारण है जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स ने अभी तक तो वो तेजी आई नहीं है। आगे चल के क्या करना है ये आप देखिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि आईआरएफसी ये एक फाइनेंस कंपनी ही है अल्टीमेटली, और किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उतना ही ग्रो करेगा जितना उसका अर्निंग्स ग्रोथ करेगा। तो आईआरएफसी का अगर आप थोड़ा सा एक तो सवाल पूछेंगे, उसके प्रमोटर या क्वालिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है, पीएसयू है, बाकी सब तो वो एनपीए नहीं है, कुछ नहीं है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बहुत महंगा नहीं ला रहा है मार्केट में गवर्नमेंट, सब 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 सही है। ध्यान दीजिए FY18, FY19 और FY20, इन तीनों सालों में आईआरएफसी का ईपीएस इतना 3.07, 3.26 और 3.4 था। अगर आप इसकी ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो ये साल की 6% और 4% है, और ये कोविड के पहले का समय है। ये मोनोपोली है क्योंकि यही आरबीआई, यही सब लीज फाइनेंसिंग करती है गवर्नमेंट रेलवेज के लिए। रेलवे का कितना भी बढ़े आगे चल के काम बढ़े या जो भी है, वॉल्यूम ग्रोथ शायद इसमें होगी, पर मार्जिन्स कोई ईपीएस ग्रोथ इसका 6% और 4% से हो रहा है। आप अगर इसका रेवेन्यू, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 12%, 9%, 11%, तो ये बहुत कम, यानी ये बहुत फैंटास्टिक वैल्यू क्रिएटर होगा इन द लॉन्ग टर्म। ये थोड़ा सा, ये डेटा देख के तो भी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, जब तक ये डाइवर्सिफाई नहीं करते, कुछ तो भी नया नहीं करते। आई मीन थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बोलो या एसेट्स बहुत सही है, गवर्नमेंट है, ओनरशिप है, सब है, पर क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एकदम वो रॉकेट के जैसा ऊपर लेके जाएगा? ये डेटा देख के शायद नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, क्योंकि क्रेडिट, गवर्नमेंट है, पीएसयू है, क्रेडिट रेटिंग है, प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सभी सही है वो कंपनी का।
पर दो चीज़ें, एक ये जो आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया कि ब्याज दरें धीरे धीरे कम हो रही है, और वो ब्याज दरें कम होने के कारण बैंकों के शेयर्स वैसे ही ऊपर नहीं जा रहे। हाँ, अब अगर आपका बजाज फाइनेंस है, ऐसा कोई कंपनी है तो बात अलग है, पर ये सरकारी कंपनी है कि बहुत एकदम से इनोवेट करके कुछ करेंगे, उनके प्रोसीजर्स वगैरह इतने रहेंगे, लिमिटेशंस इतने रहेंगे। सो आपको ये दोनों चीज़ों से इसको देखना चाहिए कि ये कंपनी का या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देख के। तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स। बहुत दिनों बाद आज मार्केट ने थोड़ा सा एक रेड दिखाया है, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। बीच में सुबह 200 पॉइंट नीचे था मार्केट, पर बाद में फिर से रिकवर कर गया और अभी फिर से कुछ 14,400 14,300 के आसपास है। बजट आ रहा है तो बजट को लेके विक्स आज बहुत बढ़ गया, 26 के आसपास का वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया था, सॉरी 25 के आसपास का। तो ये सारी चीज़ों के चलते अगर आपने अब तक हेज नहीं किया है लॉन्ग पुट से, तो अपने आप को हेज कर लीजिए। अभी भी पुट के प्रीमियम्स कोई बहुत महंगे नहीं हुए हैं। और बाकी फिर डेली इंडेक्स एसआईपी तो हम बारी बार बोल रहे हैं, डेली इंडेक्स फंड में एसआईपी लगा दो 200-250 रुपए की, धीरे धीरे चलते रहेगा आपका, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स, छोटा सा सेशन स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के बारे में क्या क्या प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, आपको बैंक्स के ऊपर बेयर रहना है कि बुल रहना है, आप देखिए। यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स और बाकी सब के बारे में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं। शैलेश सर का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस देख लें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीएससी आईपीएफ की सीरीज़ है, इसी बैंकिंग सेक्टर का जो आरबीआई का रिपोर्ट है। आज तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कवर किया, लेकिन पूरे डिटेल में उसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हिंदी, इंग्लिश और मराठी में वीडियोस आने वाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नाम और आपके डिटेल्स ज़रूर डाल दीजिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आप हर बार पूछते हो कि हर बार डालना ज़रूरी है क्या। ये आप समझ लो कि एक क्लास चल रही है और क्लास में आपको प्रेजेंट ही लगानी है, तो आपकी प्रेजेंट ही, क्योंकि ये डेटा सेबी को जाता है, कभी भी आपको सेबी से फ़ोन आ सकता है, क्योंकि क्या हम सही डेटा दे रहे हैं ये प्रश्न पूछा जाएगा। नहीं तो क्या है, डेटा भरने को हमको तो कुछ भी नाम नंबर भर के दे देंगे, लेकिन हमको ऐसे काम करने नहीं है, हम करते भी नहीं हैं। तो आप उतनी सी सिर्फ थोड़ी सी आपसे विनंती है कि आप अपना नाम नंबर दें और लोगों को बताइए कि ऐसी सब सीरीज़ चल रही है बीएससी आईपीएफ की तरफ से। तो ये आपको करना पड़ेगा, रोज़ करेंगे, आपको तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है, कैपिटल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे ही लोग अगर उसमें पार्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो आप लोग भी इसमें सहभागी होइए और अपना नाम और नंबर जो डेटा मांगा है वो प्लीज़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।